हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ऐतिहासिक श्रृंखला में हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और इतिहास के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं प्रांतीय राज्य। इससे पहले हमने देखा कि दक्षिण भारत के प्रांतीय राज्य जो थे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, तो उसको हमने पूरा डिटेल से कवर किया था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य हमने देखा कि सल्तनत कालीन में जब एमबीटी का टाइम पीरियड चल रहा था तो एमबीटी की जो नीतियाँ थी वो थोड़ा सा लोगों को उसकी नीतियाँ पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसके समय में विद्रोह ढेर सारे हो रहे थे। विद्रोह होने की वजह से ढेर सारे जो है प्रांतीय राज्य उसके समय में नए नए प्रांतीय राज्यों का उदय होता, जिसमें हमने जो है कवर किया था दक्षिण भारत में तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। इसमें हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। पूरे वीडियो को जो है पूरा टॉपिक को कवर से डिटेल से जो है कवर किया है, तो आप लोग वहाँ जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं, आज हम उत्तर भारत के प्रांतीय राज्य में यानी कि सल्तनत कालीन में जो उत्तर भारत का प्रांतीय राज्य है उसमें आज हम बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर जो है ये अपने किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जौनपुर शहर जो है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, एक ऐतिहासिक शहर है और इसका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। तो यदि भारत के इतिहास की चर्चा हो और जौनपुर के इतिहास की चर्चा न हो या सर की इतिहास की चर्चा न हो तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। और लेकिन एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि लगभग 1359 का जो टाइम पीरियड है वो सल्तनत कालीन में एफएसटी का टाइम पीरियड है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन में तुगलक वंश चल रहा है। और तुगलक वंश में जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है 1351 में, तो 1351 से लेकर के 1388 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह एफएसटी का रहता है, फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वह अपने भाई यानी कि वह बंगाल से जब अभियान करके लौट रहा था, बंगाल से अभियान करके लौटते समय उसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका मूल नाम जो था वो जौना खां था, मूल नाम जिसका क्या था, जौना खां था, उसी की याद में उसने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की। जौनपुर शहर की स्थापना 1359 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने भाई जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है वो बसाया गया। जौनपुर शहर खूबसूरत शहर है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। और जौनपुर शहर जो है ये एक मध्य में स्थित है, केंद्र में स्थित है। अगर देखेंगे तो बनारस से जौनपुर की दूरी 60 किलोमीटर है और इलाहाबाद से जौनपुर की दूरी वो 100 किलोमीटर है। तो बनारस, वाराणसी भी एक प्राचीन शहर है और काशी भी एक अति प्राचीन शहर है। तो इन 2 प्राचीन शहरों के मध्य स्थित था जौनपुर। जौनपुर जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जौनपुर जो है वो फिरोज शाह तुगलक एफएसटी के द्वारा 1359 में अपने भाई जौना खां की याद में जो है 1359 में बसाया गया था। यहीं से जो है कहानी स्टार्ट होती है। लगभग 1359 में जो है जौनपुर की स्थापना हुई थी। तो आइए देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य। सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य एक्चुअली में देखेंगे तो सल्तनत कालीन जो ये प्रांतीय राज्य है, जब केंद्र की व्यवस्थाएं जब कमज़ोर होने लगती है तो राज्य जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं। राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाने में जुट जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ होती है। जैसे जैसे जो है सल्तनत कालीन यानी केंद्र की पकड़ जो है कमज़ोर होती जाती है, ढीली होती जाती है, वैसे धीरे धीरे क्षेत्रीय शक्तियाँ जो होती हैं उनका उदय होने लगता है। यही समय है कि देखेंगे ढेर सारे यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में नए नए प्रांतों का उदय होता है। उन्हीं में से एक था जौनपुर। सल्तनत कालीन प्रांतीय राज्य में आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वो है जौनपुर। और जौनपुर के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सरकी वंश के इतिहास के बारे में। सरकी वंश का इतिहास। तो सबसे पहले देख लेते हैं जौनपुर की स्थापना। लेक्चर तो इस पे दे ही दिया गया है। तो जौनपुर की स्थापना जो है यह एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1359 में
1359 ईस्वी में 1359 ईस्वी में अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। जौनपुर शहर की स्थापना की। जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे जो है केंद्र की शक्ति कमज़ोर हुई, वैसे धीरे धीरे प्रांतीय राज्यों का उदय है। उन्हीं में से जो एक प्रांतीय राज्य कौन था, तो जौनपुर था। यह 1359 में अपने भाई जौना खां की याद में जो है FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह 1359 में बसाया गया था। आगे चल करके देखते हैं तो जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद धीरे धीरे जो है तुगलक वंश जो था वो धीरे धीरे उसके शासक जो होते हैं वो अयोग्य सिद्ध होते हैं। उसके शासक जो होते हैं तुगलक वंश के वो अयोग्य सिद्ध होते हैं और धीरे धीरे यहीं पे क्या होता है कि तुगलक वंश का जो अगला शासक था नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड रहता है सल्तनत कालीन में। नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड चल रहा होता है। नासिरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का शासक था, ठीक। ये एक अयोग्य शासक था और इसका एक वजीर था जिसका नाम था मलिक सरवर को इसने जो है जौनपुर का वजीर नियुक्त किया। जौनपुर का वजीर जो है नासिरुद्दीन महमूद ने मलिक सरवर को नियुक्त किया। मलिक सरवर जो था यह एक हिजड़ा था। मलिक सरवर क्या था, यह एक हिजड़ा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तत्कालीन समय में जो हिजड़ा होते थे इनको भी काफ़ी सम्मानित पद जो है प्राप्त था। अगर देखेंगे तत्कालीन समय में तो मलिक सरवर जो था यह एक तरह से आगे चल करके देखेंगे तो एक इतना बड़ा साम्राज्य जो है यानी कि सरकी वंश की नींव किसके द्वारा डाली जाती है, तो मलिक सरवर के द्वारा ही डाली जाती है। और अगर देखेंगे तो एक मलिक काफूर नाम आता है। मलिक काफूर वह भी एक हिजड़ा था लेकिन अपने प्रतिभा के दम पर, अपने कौशल के दम पर जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको भी उस समय योग्यता के आधार पर जो है इनको भी काफ़ी सम्मानित पद प्राप्त था। तो इसका वजीर जो था मलिक सरवर जो है इसे जौनपुर का वजीर नियुक्त किया जाता है। और जब इसे जौनपुर का वजीर नियुक्त किया जाता है तो आगे चल करके देखेंगे तो दिल्ली में जो है लगभग तैमूर का आक्रमण होता है। और जब तैमूर का आक्रमण होता है तो एक टाइम भी ऐसा आता है क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद एक अयोग्य शासक था तो यह दिल्ली छोड़ करके भाग जाता है। जब तैमूर का आक्रमण होता है तो इसके बाद इसी का फ़ायदा उठा करके, चूँकि इससे पहले भी जो है मलिक सरवर जो है वो विद्रोह कर चुका था ऑलरेडी, लेकिन उसका फ़ायदा उठा करके यह तत्कालीन अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। यानी कि मलिक सरवर जो है एक स्वतंत्र राज्य की जो है नींव डाल देता है, यानी कि सरकी वंश की नींव डाल देता है। अब थोड़ा सा सरकी वंश की नींव डाल देता है, थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं ताकि एकदम आसान हो जाए, क्लियर इसकी साम्राज्य की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो अगर हम देखेंगे तो ये भारत का मैप है। भारत का मैप है। अगर उत्तर में देखेंगे तो इसकी सीमाएं नेपाल से लगती थी। उत्तर में जो है जौनपुर की सीमा कहाँ से लगती थी, तो नेपाल से। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल से लगती थी। जबकि पूर्व में देखेंगे तो लखनौती तक, पूर्व में इसकी सीमा कहाँ तक थी, बंगाल यानी कि लखनौती तक, पूर्व में लखनौती तक। दक्षिण में देखेंगे तो विंध्याचल तक। दक्षिण में इसकी साम्राज्य सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी, विंध्याचल तक। जबकि पश्चिम में देखेंगे तो इटावा तक। पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, इटावा
तक, यानी कि इसके साम्राज्य की सीमाएं जो हैं वो अगर हम देखेंगे तो नेपाल, लखनौती, इटावा और विंध्याचल, यानी कि इतनी दूर तक जो है इसका साम्राज्य जो है फैला हुआ था पूरा। इन्हीं साम्राज्य में स्थित था जौनपुर। तो पश्चिम में देखेंगे इटावा, उत्तर में देखेंगे नेपाल, लखनौती से लेकर के पूर्व में और दक्षिण में विंध्याचल तक, यहाँ तक जो है जौनपुर साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। और जौनपुर साम्राज्य में आगे चल करके हम देखते हैं लगभग 1394 में मलिक सरवर ने 1394 सरकी वंश की नींव डाल देता है। सरकी वंश की नींव, यानी कि सरकी वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो मलिक सरवर 1394 में जो है 1394 में सरकी वंश की नींव डालता है। और सरकी वंश के अंतर्गत लगभग कुल 6 शासक शासन करते हैं। सरकी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासक शासन करते हैं? तो कुल 6 शासक शासन करते हैं लगभग 75 वर्षों तक। सरकी वंश के अंतर्गत कुल 6 शासक 75 वर्षों तक जो है शासन करते हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल जो था, सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखेंगे तो इब्राहिम शाह सरकी का शासन लगभग जो है 38 से 40 वर्ष तक था। और ये सरकी वंश का एक महानतम शासक था। सरकी वंश को सर्वाधिक जो है गौरव प्राप्त करने का जो श्रेय है वो इब्राहिम सरकी को ही जाता है। इब्राहिम सरकी स्वयं जो है एक विद्वान था और स्वयं जो है विद्वान सूफी संतों और कवियों का एक महान संरक्षक भी था, जिसने अपने टाइम पीरियड में जो है सरकी के इतिहास को, सरकी वंश को चरमोत्कर्ष पर, यानी कि गौरव के, यानी कि अंतिम जो है पराकाष्ठा पर इसने जो है सरकी वंश को पहुंचा दिया। यही वजह है कि उसके समय में जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से भी जाने लगा, या भारत का सिराज, पूर्व का सिराज या भारत का सिराज या सिराजे हिंद के नाम से जाना जाने लगा। सिराजे हिंद जो कहा था वो शाहजहाँ ने जो है जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से कहा है, जबकि इसी के टाइम पीरियड में सिराजे हिंद के नाम से भी या पूर्व का सिराज के नाम से जो है संज्ञा दी जाने लगी। तो आइए देखते हैं पहले कौन कौन से शासक थे। कुल इसके अंतर्गत सरकी वंश के अंतर्गत अगर देखेंगे तो कुल जो है 6 शासक शासन करते हैं। सरकी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासक शासन करते हैं? 6, जिसमें संस्थापक जो है वो मलिक सरवर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1394 से 99 तक, 1394 से 99 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वो मलिक सरवर का रहता है। मलिक सरवर के बाद जो अगला शासक आता है वो इसका दत्तक पुत्र था मुबारक शाह सरकी जो था यह 1399 से, यह जो है 1399 से 1402, कहीं 1401 दिया है, कहीं 1402 तक का टाइम पीरियड जो है वो मुबारक शाह का था। मुबारक शाह जो था ये इब्राहिम मलिक सरवर का जो था ये दत्तक पुत्र था। और इसका मुबारक शाह का अगला शासक, यानी जो भाई था इसका शासक बनता है इब्राहिम शाह सरकी यह सरकी वंश का महानतम शासक था और सबसे लंबे टाइम पीरियड तक जो है इसी ने शासन किया था। तो इसका शासन जो था वह 1402 से 1440 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? तो इब्राहिम शाह सरकी का। इसके बाद जो अगला शासक है इब्राहिम शाह सरकी के बाद वो है महमूद शाह सरकी। और महमूद शाह सरकी का जो टाइम पीरियड है वह 1440 से, वह जो है 1440 से लेकर के 1457 तक का जो टाइम पीरियड है वो महमूद शाह सरकी का है। अगला जो शासक है वो है मुहम्मद शाह
सरकी। अगला कौन सा शासक है? तो मोहम्मद शाह सरकी। और मोहम्मद शाह सरकी का जो टाइम पीरियड है वह एक ही वर्ष के लिए रहता है, यानी कि सरकी वंश में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो मोहम्मद शाह सरकी का था, जो 1457 से लेकर के 58 तक, यानी कि 1 वर्ष का ही इसका कार्यकाल था। महमूद शाह सरकी का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का था। इसके बाद अंतिम जो शासक है वह है हुसैन शाह सरकी। अंतिम शासक कौन सा है? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी यह 1458 से लेकर के 1484 तक, 1458 से लेकर के 1484 तक का जो टाइम पीरियड रहता है वह हुसैन शाह सरकी का रहता है, और यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे तो बहलोल लोदी के द्वारा अंतिम रूप से जो है वो इसको सरकी वंश को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। यहीं पे जो है सरकी वंश का इतिहास पतन हो जाता है, यानी कि लगभग 75 वर्षों तक जो है स्वतंत्र रहने के बाद एट लास्ट में जो है यह सरकी वंश दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। और एक ऐसा भी समय था जब सरकी वंश में दूसरे अन्य प्रांतों से, दूसरे अन्य राज्यों से जो कवि, विद्वान, सूफी संत हुआ करते थे वो यहाँ पे आकर के जो है रहने लगे। अगर देखेंगे तो पद्मावत एक ग्रंथ है। पद्मावत के जो लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो स्वयं जौनपुर में आकर के रहते थे, जबकि विद्या ठाकुर ये भी जो है जौनपुर में आकर के रहते थे। तो आइए अब एक उस शासकों के बारे में हम उठा करके उनका पूरा डिटेल से जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मलिक सरवर की। मलिक सरवर या इसी को मलिक सरवर सरकी वंश का जो है यह संस्थापक था। यह सरकी वंश का संस्थापक था। सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर था। मलिक सरवर को इसने कई उपाधि धारण की थी, जैसे इसको कई उपाधियां मिली थी। मलिक सरवर को मलिक उस सर्क के नाम से भी जाना जाता था। मलिक उस सर्क का मतलब होता है पूर्व का स्वामी। मलिक उस सर्क का मतलब पूर्व का स्वामी। मलिक सरवर मीन्स पूर्व का स्वामी। यह एक हिजड़ा था जिसने 1394 से 1399 तक जो है यह शासन किया था। और यह जो है पूर्व का स्वामी मलिक उस सर्क जो है इसने मलिक उस सर्क की उपाधि धारण की थी। और मलिक सरवर जो है इसे पूर्व का स्वामी भी कहा जाता है, और यह एक हिजड़ा व्यक्ति था। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वह है मुबारक शाह सरकी। मुबारक शाह सरकी जो था यह इसका दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। यह मुबारक शाह सरकी का दत्तक पुत्र था। मुबारक शाह सरकी का यह दत्तक पुत्र था, और यह प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। यानी कि मलिक सरवर इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मुबारक शाह सरकी ही था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था, मुबारक शाह सरकी। और यह जो है इसका मलिक सरवर का दत्तक पुत्र था। और इसका मूल नाम जो था वह करण फूल था। इसका मूल नाम कौन था? मूल नाम करण फूल था। इसका मूल नाम करण फूल था। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह है इब्राहिम शाह सरकी। अगला शासक कौन सा है? तो अगला शासक है इब्राहिम शाह सरकी।
अगला शासक है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी सबसे लंबा कार्यकाल है, 1402 से लेकर के 1440 तक। 1402 से लेकर के 1440 तक का जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो इब्राहिम शाह सरकी का है। यानी सरकी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी को ही कहा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी को ही सरकी शैली का जन्मदाता कहा जाता है। सरकी शैली का जन्मदाता। सरकी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी को ही कहा जाता है। मित्रों नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। तो सरकी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सरकी शैली का जन्मदाता जो है वो इब्राहिम शाह सरकी को ही कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी है। इब्राहिम शाह सरकी के ही समय देखेंगे तो यह इब्राहिम शाह सरकी जो है यह स्वयं एक विद्वान था। स्वयं एक विद्वान था। यह स्वयं विद्वान था। स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। आश्रयदाता था। स्वयं विद्वान था, विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय में देखेंगे तो इसके समय में पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। इसके समय में देखेंगे तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी और कीर्तिलता के लेखक कीर्तिलता एक काव्य था। कीर्तिलता के लेखक जो थे विद्यापति ठाकुर। कीर्तिलता के लेखक कौन थे? तो कीर्तिलता के लेखक विद्यापति ठाकुर थे। अगला है एक ग्रंथ का नाम है इसरार के लेखक हैं शिहाबुद्दीन। इसरार के लेखक हैं। यह एक ग्रंथ था। इसके लेखक हैं शिहाबुद्दीन इब्राहिम। यानी कि पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो है पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे रहते थे, जौनपुर में स्वयं वो रहते थे। कीर्तिलता के लेखक विद्यापति ठाकुर ये भी जौनपुर में रहते थे। और इसरार ग्रंथ के लेखक शिहाबुद्दीन इब्राहिम ये भी जौनपुर में रहते थे। यानी कि धीरे धीरे देश विदेश के जो विद्वान थे, सूफी संत थे, कवि थे, उनका जो जमावड़ा था वो धीरे धीरे जौनपुर एक उनका जो है एक केंद्र बन गया। यानी कि सरकी शासक जो था, मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र जो है सरकी वंश जो है बन करके उभरता है। यही वजह है कि उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ख्याति थी। यह अपने समय में सर्वाधिक जो है विकास के चरमोत्कर्ष को जो है छू रहा था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देश विदेश के सूफी संत, विद्वान और कवि, देश विदेश के सूफी संत, विद्वान और कवि जौनपुर में आकर के रहने लगे। और ये
सरकी शैली का जो जन्मदाता था, तो सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह सरकी को ही कहा जाता है। इसी के साथ शासनकाल में इब्राहिम शाह के सरकी शासनकाल में देखेंगे तो ढेर सारे ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें पहला नाम जो आता है फारसी-ए-हिंद। फारसी-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसके समय में हुआ? तो फारसी-ए-हिंद ग्रंथ की रचना जो है वो इब्राहिम शाह सरकी के समय हुआ। फारसी-ए-हिंद की रचना इब्राहिम शाह सरकी के समय हुआ। अगला जो ग्रंथ है बहर-उल-मवाज। बहर-उल-मवाज जो ग्रंथ है ये भी इब्राहिम शाह सरकी के ही समय लिखा गया। अगला जो है फतवा-ए-इब्राहिम शाही। फतवा-ए-इब्राहिम शाही। फतवा-ए-इब्राहिम शाही ग्रंथ की रचना भी किसके समय हुई? तो फतवा-ए-इब्राहिम शाह के ग्रंथ की रचना भी इब्राहिम शाह सरकी के समय ही हुई। और अगला जो ग्रंथ है वह है इसरार ग्रंथ की रचना भी किसके समय हुई? तो यह इसी के समय हुई, इब्राहिम शाह सरकी। यानी कि फारसी-ए-हिंद, बहर-उल-मवाज, फतवा-ए-इब्राहिम शाही और इसरार, ये इतने सारे ग्रंथों की रचना जो है इब्राहिम शाह सरकी के समय हुआ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इसकी कितनी ज़्यादा रुचि थी। साहित्य के क्षेत्र में इसकी रुचि कितनी ज़्यादा थी। और देखेंगे तो इसके समय ढेर सारे स्थापत्य का भी निर्माण हुआ। एफएसटी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो शुरू की गई थी, यानी कि अटाला मस्जिद 1408 में जो है इब्राहिम शाह सरकी ने ही उसको पूरा करवाया। इब्राहिम शाह सरकी के समय ही बन करके तैयार हुई अटाला मस्जिद जो थी, यह एफएसटी ने इसको प्रारंभ किया था। और पूर्ण इसको कब करवाया? तो इब्राहिम शाह सरकी ने पूर्ण करवाया। इब्राहिम शाह सरकी ने इसको पूर्ण करवाया 1408 ईस्वी में। 1408 ईस्वी में जो है ये इब्राहिम शाह सरकी ने इसको कंप्लीट करवाया। और यह जो है एक स्थापत्य का बेजोड़ नमूना है। यह स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है, जो 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के समय ही पूरा हुआ। और अटाला मस्जिद जो है यह लगभग देखेंगे तो इब्राहिम शाह सरकी के ही समय यह कंप्लीट हुई अटाला मस्जिद। इसको प्रारंभ किसने करवाया था? शुरू इसकी नींव किसने डाली थी? तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने ही इसकी नींव डाली थी। और आगे चल करके अटाला जो मस्जिद है, ऐसा कहा जाता है यह अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके जो है अटाला मस्जिद बनवाया गया था। तो यही वजह है कि ये ऐसी पहली मस्जिद है जिसमें मंदिर का भी जो है साक्ष्य मिलता है। और सरकी शासक जो है ये न केवल सल्तनत कालीन, यानी कि इन्होंने खुद की शैली विकसित की, यानी कि ये जो है दिल्ली यानी सल्तनत कालीन की शैली का विकास नहीं करके, बल्कि न तो इस्लामिक शैली का विकास करके इन्होंने अपनी एक खुद की नई शैली का विकास किया। और नई शैली का विकास करके इन्होंने अपनी खुद की, यानी कि सरकी वंश की जो मस्जिदें हैं, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जितने भी मस्जिदें वगैरह बनती थी, मस्जिदों में मीनारें होती थी। लेकिन सरकी वंश की जितने भी मस्जिदें की, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है आईएएस में, तो सरकी वंश की जितनी भी मस्जिदें हैं उस किसी भी मस्जिद में सरकी वंश की मीनार नहीं है। यानी कि सरकी वंश की मस्जिदें जो होती थी वह मीनार रहित होती थी। सरकी वंश की मस्जिदें मीनार रहित होती थी, इसमें मीनार नहीं पाई जाती थी। सरकी वंश की मस्जिदों में मीनार नहीं पाई जाती थी। और देखेंगे तो झझरी मस्जिद जो है यह भी इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा ही बनवाया गया है। झझरी मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया है? तो झझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा ही
बनवाया गया है। और इब्राहिम शाह सरकी ने सरकी शैली की स्थापना की थी। और इब्राहिम शाह सरकी जो है यह सरकी वंश में सबसे महानतम शासक था। सरकी वंश का सबसे महानतम शासक, सरकी वंश का सबसे महानतम शासक था, सबसे महानतम शासक था, महानतम शासक था। इसके समय सरकी वंश का सबसे महानतम शासक था। और इसी के टाइम पीरियड में देखेंगे तो भारत को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाने लगा। सिराज ए हिंद की उपाधि मिली, सिराज ए हिंद की उपाधि मिली। इसी के टाइम पीरियड में जौनपुर को किस उपाधि से नवाजा गया? तो सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया, सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। या तो इसी को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था, सिराज ए हिंद, या इसी को और किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व का सिराज, इसी को पूर्व का सिराज के नाम से भी जानते थे, पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज के नाम से भी किसको जानते थे? तो जौनपुर को भी। और जौनपुर जो थी वह पूर्वी प्रांत की जो है पूर्वी प्रांत की राजधानी थी, राजधानी, पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन थी? तो पूर्वी प्रांत की राजधानी जो थी वो जौनपुर ही थी। इसके बाद हमने देखा कि इसके द्वारा अटाला मस्जिद भी बनवाया गया और जंजीरी मस्जिद भी किसके द्वारा बनवाई गई? तो इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा है। यह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसने ढेर सारे कवियों को जो है अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। कवि, विद्वान, सूफी संत जो थे ये ढेर सारे जो है। तो सरकी वंश जो था मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तत्कालीन समय का मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और उसने शमसुद्दीन इब्राहिम की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शमसुद्दीन इब्राहिम, शमसुद्दीन इब्राहिम की इसने जो है उपाधि धारण की थी। यानी कि अगर वर्तमान समय में अगर बात करेंगे, वर्तमान समय में जो स्थान दिल्ली को प्राप्त है, दिल्ली चूँकि एक राजधानी है वर्तमान समय में, तो जो स्थान दिल्ली को प्राप्त है उस समय वही स्थान जो है जौनपुर को प्राप्त था। यानी कि सरकी वंश में जौनपुर जो है सरकी वंश में अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो यही जो है प्रतिभा, यही वैभव, यही स्थान जो है उसमें जौनपुर को प्राप्त था। तो उपाधि जो थी इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। इसके बाद इसका अगला जो सरकी वंश का अगला शासक बनता है वह महमूद शाह सरकी बनता है। अगला शासक कौन बनता है? तो अगला शासक है महमूद शाह सरकी। महमूद शाह सरकी जो है इसका उत्तराधिकारी होता है महमूद शाह सरकी। और महमूद शाह सरकी का जो टाइम पीरियड था 40 से लेकर 57, 1440 से लेकर के 1457 तक, 1440 से 1457 टाइम पीरियड जो था वो महमूद शाह सरकी का था। और ये इब्राहिम शाह सरकी का अगला उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया वो महमूद शाह सरकी का। महमूद शाह सरकी का इसका मूल नाम जो था वह भीखन खां था। इसका मूल नाम क्या था? भीखन खां। इसका मूल नाम भीखन खां था। मूल नाम इसका भीखन खां था। और इसने जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसने जो है इसका मूल नाम था, इसका मूल नाम नहीं था, वो मोहम्मद शाह सरकी का नाम था। ठीक, तो महमूद शाह सरकी जो था ये 1440 से 1457 तक का इसका टाइम पीरियड था। और ये भी जो है स्थापत्य कला का एक संरक्षक था। उसने लाल दरवाज़ा का निर्माण करवाया। लाल दरवाज़ा जौनपुर में ही स्थित है। लाल
लाल दरवाज़ा किसने बनवाया है? तो महमूद शाह सरकी के समय में ही लाल दरवाज़ा का निर्माण हुआ, जिसे रूबी लाल गेट मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। लाल दरवाज़ा का और किस नाम से जाना जाता है? तो रूबी लाल गेट मस्जिद रूबी लाल गेट मस्जिद के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल दरवाज़ा के नाम से, लाल दरवाज़ा को ही रूबी लाल गेट मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और इसे महमूद शाह सरकी की बेगम जो थी, उन्होंने इसको बनवाया था। बेगम बीबी राजी इसकी बेगम जो थी उनका नाम था बेगम बीबी राजी ने 1447 में इसको बनवाया था। बेगम बीबी राजी ने ही इसको बनवाया था, और बेगम बीबी राजी ने इसको बनवाया था। और यह जो है 1447 ईस्वी में 1447 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ। इसको लाल दरवाज़ा या रूबी गेट लाल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी हुआ, इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है। इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना जो है, इसने चुनार का विजय किया था। इसके द्वारा जो है चुनार विजय किया गया था। इसको याद रखिएगा, चुनार विजय किसके द्वारा किया गया था? तो चुनार विजय जो किया गया था वो महमूद शाह सरकी के द्वारा किया गया था। चुनार विजय महमूद शाह सरकी के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी होता है वह है मोहम्मद शाह सरकी। अगला उत्तराधिकारी कौन हुआ? मोहम्मद शाह सरकी। मोहम्मद शाह सरकी इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ, जो मात्र केवल लगभग एक ही वर्ष तक शासन किया था। मोहम्मद शाह सरकी जो था, इसका मूल नाम था भीखन खां। इसका मूल नाम क्या था? भीखन खां। इसका मूल नाम भीखन खां था, और इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली पर आक्रमण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो दिल्ली पर आक्रमण जो है ये भीखन खां या मोहम्मद शाह सरकी के द्वारा किया जाता है। एट लास्ट में यह पराजित भी होता है। इसके बाद इसका अगला जो उत्तराधिकारी होता है और अंतिम शासक जो रहता है वह है हुसैन शाह सरकी। अगला कौन है? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जो है यह मोहम्मद शाह सरकी का अंतिम और अगला उत्तराधिकारी होता है, और इसी के समय पराजित होता है। और एट लास्ट में जो है बहलोल लोदी के द्वारा स्वतंत्र जौनपुर को या सरकी वंश को जो है अपने सल्तनत में विलय कर लिया जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है लोदी वंश के द्वारा। तो हुसैन शाह सरकी यह 58 से 84 तक 1458 से 84 तक का इसका टाइम पीरियड है। 1458 से 1484 तक का जो टाइम पीरियड है वो हुसैन शाह सरकी का है। इसके बाद ऐसे महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हुसैन शाह सरकी यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसके द्वारा सरकी वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सरकी वंश का विलय लोदी द्वारा, बहलोल लोदी द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इसको दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया इसका, यानी कि यह जो था हुसैन शाह सरकी, यह सरकी वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय क्या हुआ कि इसको विलय कर लिया गया।
दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी के द्वारा, और यह परास्त होकर के बिहार चला जाता है। यह परास्त होकर के बिहार चला जाता है। यह कहाँ चला जाता है परास्त होकर के? यह परास्त होकर के बिहार चला जाता है। परास्त होकर बिहार चला जाता है। परास्त होकर के यह बिहार चला गया, और इसके द्वारा हुसैन शाह सरकी के द्वारा एक जामी मस्जिद बनवाई गई थी। ठीक है, इस जामी मस्जिद को कई नामों से जानते हैं, जैसे बारी मस्जिद, जामी मस्जिद को ही बारी मस्जिद के नाम से जानते हैं, और इसको जुमा मस्जिद के भी नाम से जानते हैं, जुमा मस्जिद के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसी को जामी मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, जामा मस्जिद। बारी मस्जिद, जुमा मस्जिद और जामी मस्जिद को ही जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। और यह जामा मस्जिद जो है अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी के द्वारा, अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह सरकी के द्वारा यह बनाया गया था, और एट लास्ट में जो है फाइनली बहलोल लोदी के द्वारा इसे दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। और यहीं पे जो है सरकी वंश का एक सरकी वंश का यहीं से धीरे धीरे पतन हो जाता है। यानी कि सरकी वंश का जो है एक स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम काल का जो दौर था सरकी वंश का, वो यहीं से ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे जो है जौनपुर अंधकार में होता गया। जो एक समय में था अपनी चकाचौंध से अपनी एक अलग पहचान, एक अपनी अलग जो है छाप छोड़ता था जौनपुर, वो धीरे धीरे जो है गुमनामियों में खोता चला गया। और आज जो है जौनपुर एक विरासत के रूप में सिर्फ रह गया है। जहाँ अगर देखेंगे सरकी काल में, सरकी शासन पीरियड में, तो जौनपुर जो है अपना एक अलग ही ओहदा रखता था, एक अपना अलग ओहदा रखता था। और आज जो है यह सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है अपने पतन की जो है यह निशानी बयां कर रहा है। अपने जो है एक वैभव काल का इतिहास जो है वो बयां कर रहा है। यहाँ की जो प्राचीन स्मारक हैं, प्राचीन स्थल है, जो धरोहर हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहानी बयां कर रही हैं कि एक ऐसा भी दौर था, एक ऐसा दौर था जब उनकी जो है उनकी एक अपनी अलग ही पहचान हुआ करती थी, उनकी एक अपनी अलग ही छाप हुआ करती थी। लेकिन आइए देखते हैं। ठीक है, फिर जामा मस्जिद को बारी मस्जिद, जुमा मस्जिद या जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जौनपुर में ही सबसे प्राचीन मस्जिद स्थित है। जौनपुर में ही सबसे प्राचीन मस्जिद स्थित है। सबसे प्राचीन मस्जिद स्थित है, जौनपुर में ही सबसे प्राचीन मस्जिद स्थित है। और इसी मस्जिद में एक अगर बात करेंगे तो शेर शाह सूरी ने जो है यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। शेर शाह सूरी के द्वारा भी यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की गई थी। तो इस तरह से जो है सरकी शासन यहीं से इसका धीरे धीरे समापन होता है। सरकी वंश यहाँ पे पतन हो गया, और ये एट लास्ट में पराजित होकर के बिहार चला जाता है, परास्त होकर के बिहार चला जाता है। ये पुनः अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अधिकार करने में नाकाम होता है। एट लास्ट में जो है फाइनली ये बहलोल लोदी के द्वारा इसे जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, लोदी वंश में विलय कर लिया जाता है। यहीं से जो है इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि लगभग 6 शासकों के द्वारा 6 शासकों के द्वारा कुल 75 वर्ष तक जो है यहाँ पे शासन किया गया 75 वर्षों तक, जिसमें सबसे लंबा समय जो था वह इब्राहिम सरकी का सबसे लंबा कार्यकाल था। सबसे लंबा कार्यकाल था। और सबसे छोटा जो कार्यकाल था, सबसे छोटा कार्यकाल वह महमूद शाह सरकी का, वह जो था मोहम्मद शाह सरकी का, मोहम्मद शाह सरकी का सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का जो है
वो मोहम्मद शाह सरकी का था, और सबसे लंबा शासन जो था इब्राहिम शाह सरकी का था, लगभग 38 से 40 वर्ष, 38 से जो है 40 वर्ष तक, 38 से 40 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड था वो इब्राहिम सरकी का था। तो इस तरह से यहीं पे सरकी वंश समाप्त होता है। अब हमें इजाज़त दीजिए इसी के साथ। जय भारत, जय हिंद।